नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या इतिहास विज्ञान है, हम इस बात पर चर्चा करेंगे और ये मिथ से कैसे अलग है, हम इन दो विषयों पर आज चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम विज्ञान और इतिहास में अंतर और उसके संबंधों को समझते हैं। आइए हम इसको ऐसे शुरू करते हैं कि जो हमें चारों ओर दिखाई दे रहा है, जिसे हम वर्तमान बोल रहे हैं, ये शीघ्र ही भूतकाल होने वाला है। यानी जो कुछ भी बीता है, जिसे हम इतिहास कह रहे हैं, वो कभी ना कभी जो है वो वर्तमान था। अब ये जो वर्तमान है, इसके अंदर हम मोटे मोटे दो बड़े भाग में इसको बांट सकते हैं। एक, जो हमारे आसपास चीजें हैं, वो या तो उसमें मानव का दखल है, मानव द्वारा रचित है, या प्रकृति द्वारा रचित है। यानी एक का कर्ता मानव है और दूसरे का कर्ता जो है प्रकृति है। यहीं पर जो है इतिहास का अर्थ छुपा हुआ है, आप इसको समझें। यानी जो अध्ययन मानव की गतिविधियों का अध्ययन करता है वह इतिहास है, और जो प्रकृति की व भौतिक दुनिया की, उसकी संरचना, उसके व्यवहार की का अध्ययन करता है, वो विज्ञान है। जो मानव गतिविधियों की वास्तविकता को जानने की कोशिश करता है वह इतिहासकार है, और जो प्राकृतिक दुनिया की वास्तविकता को अध्ययन करने की कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है, खोज करता है, अनुसंधान करता है, वह वैज्ञानिक है। अब दोनों में प्रश्न पैदा किए जाते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन दोनों ही खोजबीन करते हैं, छानबीन करते हैं, उसके आधार पर आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, और दोनों में घटनाएं होती हैं। दोनों में जो मूल अंतर है वो उनके आधार का है। अब ये अंतर कैसे पता करें? अब एक प्रश्न हम पैदा करें, उसका जवाब लें कि कैसे पता चला, यानी जो जानकारी प्राप्त हो गई है उसका आधार क्या है। अब प्रकृति विज्ञान में जो है, जो आधार है वो तो उपलब्ध रहता है, और उसको प्रयोगशाला में फिर से पैदा किया जा सकता है, किया जाता भी है। यानी प्रयोगात्मक पद्धति द्वारा, जो विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, उसमें हम क्या करते हैं, खुद के अनुभव से देखकर वास्तविकता की सच्चाई की पुष्टि करते हैं, उसे सही ठहराते हैं। अब अगला बिंदु इस प्रश्न के साथ जोड़ते हैं कि क्या इतिहास का प्रयोगात्मक विधि से अध्ययन हो सकता है? क्या इतिहास में घटित हुई घटना को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, फिर से पैदा किया जा सकता है? अब इसका आंसर नहीं में है। यानी कि जो इतिहास का आधार है उसको फिर से पैदा नहीं किया जा सकता है। यानी जो घटना हो गई, अब उसको दोबारा से उस घटना को उसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विज्ञान में विश्लेषण और प्रयोग करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है, जो मैटर है, वस्तु है, वो उपलब्ध रहती है। उसमें तथ्य उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में वह पहले मिलते हैं। अब जैसे अगर प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करना है, तो जो ऑब्जेक्ट प्रकाश संश्लेषण की घटना को पूरा कर रहे हैं वो उपलब्ध है, आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके द्वारा से जांच कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रयोगात्मक पद्धति कर सकते हैं। लेकिन इतिहास में तो ऑब्जेक्ट जो है, जो घटना है, वो तो जा चुकी है। अब विज्ञान में जो तथ्यों को तो वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन इतिहास के अंदर तथ्यों को कभी भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता। यानी जो घटना में उपस्थित नायक थे, उस समय की परिस्थितियां थी, उनको फिर से पैदा नहीं किया जा सकता। अब यहां देखें, यानी कि इतिहास को जानने की प्रक्रिया और विज्ञान को जानने की प्रक्रिया, दोनों में अंतर होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब दोनों में प्रक्रिया है। प्रकृति की जो प्रक्रियाएं हैं वो चक्रीय लगती है, जैसे सूर्य का उदय होना, अस्त होना, बीज का पौधा बनना। जबकि जो इतिहास में व्यक्ति की गतिविधियां हैं वो अलग प्रकार की गतिविधियां हैं। जो मानव की गतिविधियां हैं वो मानव के प्राकृतिक अस्तित्व से उसको दूर कर देती हैं, उसका एक नया अस्तित्व बना देती हैं, जिसको बोलते हैं बौद्धिक अस्तित्व। अब इसका क्या परिणाम है कि जो ऐतिहासिक ज्ञान है और जो वैज्ञानिक ज्ञान है, दोनों में अंतर है।
दोनों के प्रमाणों में अंतर होता है, दोनों के जो तथ्य हैं वो अलग अलग स्वरूप के होते हैं, दोनों के जो प्रश्न हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोनों में जो समस्याएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इतिहास जो है विज्ञान की तरह वास्तविकता की फोटोग्राफिक कॉपी नहीं होता है, उसकी फोटोकॉपी नहीं होता है। इसलिए जो इतिहास है वो मानव ज्ञान की एक अलग शाखा है, एक यूनिक शाखा है। इतिहास का जो ज्ञान है वो अलग प्रकार का ज्ञान है। एक महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान रखने की है कि जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति की जब जांच करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं के ऊपर जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें से सूत्र निकालते हैं। पिछले 300 वर्षों में प्रकृति से अनेकों नियम निकाले गए हैं और जैसे जैसे नियम निकलते गए प्रकृति की योजना से जो है वो देय भूमिका कम होती गई। अब विज्ञान के गुण होते हैं वास्तविकता को पहचानना, प्रयोग पद्धति से विश्लेषण करना, तर्क के बिना किसी नतीजे पर ना पहुंचना। अब यहां हम क्या कह सकते हैं कि जो विज्ञान है वो मानव तर्क को मजबूत बनाता है, यह मानव दिमाग द्वारा धारण किया जाता है। ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंदर ऐतिहासिक विचारों का योगदान होता है। अब ऐतिहासिक विचारों का मतलब होता है वैसी ही राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो परिस्थिति थी उस स्थिति को, उस वैचारिक परिस्थिति को फिर से प्राप्त करना जिसमें वो घटना घटी। और वैसी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो इतिहास है वो कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता है। इतिहास की जो क्रिया है वो प्रयोगशाला में नहीं, वो मानव के दिमाग में होती है। मानव के दिमाग में जो ऐतिहासिक विचार हैं वो ओपिनियन बनाकर, अवधारणा बनाकर रहते हैं और वो उनकी सहायता से इतिहास लिखता है। वह इनकी सहायता से घटना की ऐतिहासिक व्याख्या करता है। जब हम कहते हैं कि इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या तो इसका मतलब होता है मानवीय जीवन की जो वास्तविकताएं हैं उसके अनुसार और जो वैज्ञानिक तर्क हैं उनकी सहायता से जो है व्याख्या करना, घटना को उस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब इसमें क्या है कि जो इतिहासकार है वो मानव समाज और संस्कृति का जो विकास हुआ है उसमें वो नियमों को खोजता है, उसमें विशेषताओं का वर्णन करता है। तब इतिहास जो है यहां मानव ज्ञान की एक व्यवस्थित शाखा, एक व्यवस्थित व्यवस्था के रूप में सामने आता है जो मानव के दिमाग को अतीत की परिस्थितियों तक पहुंचने की कोशिश में मदद करता है। अब इन अर्थों में अगर हम देखेंगे तो क्या है इतिहास, क्या है विज्ञान, परंतु प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान से क्या है वो भिन्न है। आओ अब हम विज्ञान व इतिहास को और अच्छे से समझने के लिए इसके साथ मिथकों के अंतर को समझते हैं। अब मिथक जो है ये भी एक प्रकार के विचार है। अब कोई भी आधुनिक इतिहासकार इसको इतिहास नहीं कहता है, ना ही कहेगा। अगर तरीकों और पद्धतियों के दृष्टिकोण से देखें तो ना तो ये इतिहास है और ना ही ये विज्ञान है, क्योंकि प्रमाणों का इसमें कोई मूल्य नहीं है, ना ही उसकी व्याख्या है। इसमें ना तो मानव का वर्णन है ना प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन है, इसमें तो देवीय शक्ति का वर्णन है, उसी की गतिविधियों की चर्चा होती है। अब देवीय शक्ति का दिमाग और योजना जो है वो मानव व प्रकृति के कार्यों में दिखाई देती है। इसमें क्या है कि जो मानव और जो प्रकृति के कार्य हैं ये देवीय शक्ति से चलते हैं, ये देवीय शक्ति की मर्जी से चलते हैं, सभी कुछ जो है उसकी मर्जी से चल रहा होता है। इसमें मानव और प्रकृति ये देवीय इच्छा का परिणाम है। मानव और प्रकृति दोनों कहानी से बाहर है, अब उनके स्थान पर क्या है देवीय शक्ति है। जबकि इतिहास में जो नायक है या गतिविधियों का जो केंद्र है वो मानव होता है, जबकि मिथकों में कोई देवीय शक्ति होती है। पौराणिक नायक वैसी ही कहानी होती है, सिद्धांत भी वैसे ही होते हैं। अब यानी जो मिथक हैं वो मानव और प्रकृति की घटनाओं से संबंधित नहीं। अब कोई भी घटना जो है उसके लिए समय और स्थान का होना जरूरी है।
लेकिन जो देवीय कार्य हैं वो समय और स्थान का हिस्सा नहीं होते हैं। तारीख का और स्थान का नहीं पता है कहां घटना हो रही है। इसमें सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का अंत एक योजना का उस देवीय योजना का हिस्सा है। क़यामत का दिन, प्रलय, डे ऑफ डूम एक आवश्यक रचना है। चमत्कार इसका अनिवार्य हिस्सा है। देवीय शक्तियां खुश होकर या नाराज होकर कार्य करती हैं, चमत्कार करती हैं। जब इतिहासकार मिथकों पर या अलौकिक शक्तियों पर निर्भर हो जाते हैं और पौराणिक क्लासिक तथ्यों से बाहर निकल और अलौकिक नायकों की कहानियों को उसमें शामिल कर लेते हैं, तो जो इतिहास है वो इतिहास न होकर धर्मशास्त्रीय साहित्य बन जाता है। इतिहास में मानववाद के आने से देवीय योजना का अंत हुआ है। इतिहासकार के लिए मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक है, अंतिम है। उसे मानव की और उसकी गतिविधियों की और उन परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करनी है जिसमें मानव जो है गतिविधियां कर रहा है। उसको मानव के अस्तित्व की रूपरेखा तैयार करनी है। अब मिथक जो है वो मानव के पूजा पद्धतियों में, रीति रिवाजों में जिंदा रहते हैं। अब ये मानव की गतिविधियों में शामिल तो है क्योंकि मानव पूजा पद्धतियों में जा रहा है, रीति रिवाजों को मना रहा है, तो एक प्रकार की गतिविधियां हैं। परंतु जो मानव जीवन की जरूरी दशाएं हैं ये उनका निर्माण नहीं करती हैं। उनका निर्माण जो है औजारों की सहायता से मानव जब उत्पादन करता है तब वो जीवन की जो आवश्यक दशाएं हैं उनका निर्माण होता है। इतिहास की जो समस्याएं हैं उस समय की वास्तविकता तक पहुंचना जो इतिहासकार का काम है। अगर इन समस्या का निवारण करना है तो उसका निवारण इतिहासकार बनकर हो सकता है, ना कि धर्मशास्त्री बनकर। जो हेरोडोटस, जिसे हम इतिहास का पिता कहते हैं, उसको इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है उसने मानव के कार्यों का वर्णन किया है, ना कि रहस्य का या धर्मतंत्र का। तो आप विषय से परिचित हो गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसे लगी इसके लिए आप कमेंट भी करें। धन्यवाद।